नमस्कार, मैं इंजीनियर काशी सफ़ी आप सबका स्वागत करता हूं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम देखने वाले हैं अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ग्रुप सी का कुछ प्रीवियस पेपर्स को देखने वाले हैं ओनली स्पेसिफिक फिटर ट्रेड के लिए। ठीक है, तो इसके हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। भाई प्रीवियस ईयर में हमारे किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, उनको किस किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और उनके क्या कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं और किस कॉन्सेप्ट में वो बेस्ड हैं। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज के मेरे इस लेक्चर के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। मेरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है बिकॉज हम इस वीडियो लेक्चर में ओनली प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं सॉल्यूशन करूंगा और उन क्वेश्चन के साथ उनके कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। उसके साथ साथ एग्जाम के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है, बट करना है तो कितने समय में करना है, किस तरह से, कौन सी ट्रिक लगा के करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो या डीएमआरसी का हो या कोई आरआरबी जेईई हो, एनीथिंग जो भी एग्जाम है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम किसी सवाल को कितना समय दें और कितने जल्दी अपना टाइम मैनेजमेंट बिठा के कितना जल्दी से जल्दी उसको एक्यूरेटली, मतलब एफिशिएंसी भी चाहिए, ऐसा नहीं आप गलत करें, एक्यूरेटली उसको सही करें। तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8003385223 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं www.theorytopractical.com पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी theorytopractical@gmail.com पर, या आप प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक माई ऐप, और उसके थ्रू हमारे से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा। आप अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है, और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, XYZ जो भी एग्ज़ाम है, मान लिया जाए आप लोको पायलट की, या मान लिया जाए आप OFB ग्रुप सी या ग्रुप डी, जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और सिटी, ये तीनों आप हमें लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, या हमें ईमेल हमारी वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दीजिए, या हमें ईमेल कर दीजिए, या हमारी एप्लीकेशन पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर पेपर OFB ग्रुप का। उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उनको किस किस तरह से सॉल्व करना है हमें। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिलिंग ऑपरेशन का उदाहरण है। पहला आता है नर्लिंग, बी है अंडरकट, सी है ट्रैपनिंग, और डी है एनओटी। एनओटी मतलब नन ऑफ दीज नॉट। ठीक है, तो हम आगे देखते चलते हैं। भाई मैंने आपको एमएसटी में जब ड्रिलिंग कराई है तो मैंने वहां पे बताया है कि हम ड्रिलिंग मशीन के थ्रू या ड्रिलिंग के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम ड्रिलिंग से नर्लिंग कर सकते हैं? नहीं, हम ड्रिलिंग से नर्लिंग नहीं कर सकते। नर्लिंग किससे होगी? नर्लिंग होती है लेथ मशीन से। ठीक है, अंडरकट नहीं, अंडरकट भी नहीं हो सकता ड्रिलिंग से। ड्रिलिंग से क्या ड्रिलिंग ऑपरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रैपनिंग। ट्रैपनिंग क्या होता था? मैं आपको बताया था, एक टूल होता है कुछ इस तरह से, ये लार्ज डायमीटर होल्स के लिए यूज होता था, ग्रेटर देन 50 mm। ग्रेटर देन 50 mm के जितने भी होल्स होंगे, जितने भी हमें होल करने होंगे, वो हम किससे यूज करते हैं? ट्रैपनिंग ऑपरेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है। ड्रिलिंग वह ऑपरेशन है जो किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी हमारे दिए हुए मटेरियल के अंदर होल करने के काम आता है। होल करने के लिए हम ड्रिलिंग को यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रैपनिंग भी वही काम करी, तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा सी। तो इसका आंसर है हमारा सी, ट्रैपनिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है मिलिंग मशीन इज इक्विप्ड विद, कौन से ऑपरेशन से मिलिंग मशीन को जोड़ा गया है, मतलब कि मिलिंग मशीन के अंदर कौन सा ऑपरेशन होता है या कौन सी मैकेनिज्म होती है, सॉरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की। ठीक है, तो मैंने एमएसटी के यानी कि मशीनिस्ट शॉप थ्योरी के लेक्चर में बताया है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसके अंदर यूज होती है। QRR जो है क्विक रिटर्न, सॉरी QRM जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है हमारी, वो यूज होती है शेपर मशीन के अंदर। ठीक है, वो शेपर मशीन के अंदर यूज होगी।
तो इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता, मिलिंग मशीन के अंदर नहीं करते हैं यूज। अच्छा, ये बात नहीं है कि ओनली सिर्फ शेपर के अंदर ही यूज होती है, बट वो कहाँ कहाँ शेपर में होगी, प्लानर में होगी, जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक चाहिए ना हमें, वहां पे हम अपने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, या हमारी जो भी मशीनिंग ऑपरेशन है उसके लिए, बट मिलिंग के अंदर नहीं होती है यूज। ठीक है, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यहाँ पे गलत ऑप्शन है। अच्छा, फुल प्रूफ अरेंजमेंट क्या चीज होती है? फुल प्रूफ अरेंजमेंट, सॉरी, फुल प्रूफ अरेंजमेंट। तो भाई फुल प्रूफ अरेंजमेंट मतलब किसी भी चीज की एकदम सही व्यवस्था होना। ठीक है, तो ये तो एक कोई सेंस वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत होगा। अब देखते हैं बी, इंडेक्सिंग। क्या हम मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग कर सकते हैं? हाँ, मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडेक्सिंग। और बाय डिफॉल्ट नन ऑफ दीज यहाँ पे कट जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हॉबिंग मशीन को यूज करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता है भाई, हॉबिंग मशीन क्यों यूज होती है सबको पता होगा, और मैंने एमएसटी में बताया है, फिटर में भी बताया है कि हॉबिंग मशीन जो है वो गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। गियर मैन्युफैक्चरिंग मतलब गियर बनाने के लिए हम यूज करते हैं हॉबिंग मशीन को। कौन कौन से गियर बनाने के लिए? स्पर गियर, हेलिकल गियर, ठीक है, और काफी गियर्स हैं, उनको बनाने के लिए मैंने सब कुछ ये अपने फिटर के अंदर बताया है कि भाई गियर मैन्युफैक्चर हॉबिंग जो है किस किस से ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, भाई हमने इतना देखा कि हॉबिंग मशीन गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर बी हो गया। बट अगर यहाँ पे नर्लिंग की जगह स्पर गियर लिखा हुआ होता तो हम क्या करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर यहाँ पे नर्लिंग की जगह मैं स्पर गियर कर देता हूं अपने ऑप्शन के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, जो मोस्ट एकदम बहुत क्लोजली बहुत सही आंसर होता है, जैसे स्पर गियर भी सही है बट हेलिकल गियर भी सही है, बट मेनली जो हॉबिंग मशीन है, ये हॉब है, उसका जो यूज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? हेलिकल गियर्स को बनाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसका आंसर हेलिकल गियर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन किए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे और क्वेश्चन करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आगे हम अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन बोलता है इन मास प्रोडक्शन ऑफ गाइडिंग द मिलिंग कटर फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड। मतलब कि मास प्रोडक्शन मतलब जहां पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक साथ प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको मास प्रोडक्शन कहा जाता है। अब वहां पे अगर हमें मिलिंग कटर को गाइड करना है तो हम किसका यूज करते हैं? ठीक है, अब गाइड करने के लिए मैंने आपको बताया फिटर के अंदर, थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो हमारे जो जेग फिक्सचर आते हैं, टेम्पलेट आते हैं, डिवाइडिंग हेड आते हैं, ये सब टूल को होल्ड करते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं? गाइड करने का भी काम करते हैं। बट हर एक का एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, जिग एंड फिक्सचर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, डिवाइडिंग हेड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और टेम्पलेट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिलिंग कटर की। तो इन द मास प्रोडक्शन ऑफ द गाइडिंग द मिलिंग कटर फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड। तो मिलिंग कटर को गाइड करने के लिए हम जिग का यूज नहीं करते हैं, डिवाइडिंग हेड का भी यूज नहीं करते हैं, ना ही फिक्सचर का यूज करते हैं। अगर आप मिलिंग कटर को फिक्स कर देंगे तो ऑपरेशन मशीनिंग हमारी कैसे होगी? ठीक है, तो किसका यूज करते हैं हम? टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमें बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लैपिंग इज डन आफ्टर। अच्छा, लैपिंग क्या चीज है? लैपिंग मैंने आपको बताया था, लैपिंग होती है सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। सरफेस फिनिशिंग या जब किसी होल को, मतलब कोई भी हमने यदि किसी प्रोडक्ट में मान लिया जाए मैंने ये होल किया है, ड्रिल मशीन से किया है, अब जो इसका इंटरनल सरफेस है वो बहुत रफ होगा, इसका जो अंदर वाला सरफेस है वो बहुत खुरदरा होगा, तो उसकी हमें फिनिशिंग करने के लिए, उसका सरफेस फिनिश करने के लिए हम कुछ ऑपरेशन करते हैं। ये मैंने आपको एमएसटी में बताया है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो हम कुछ ऑपरेशन करते हैं आपको इसके इंटरनल सरफेस को फिनिश करने के लिए, वो ऑपरेशन अगर ड्रिलिंग के अंदर है तो क्लासीफाई होते हैं लैपिंग से, या तो उन्हें आप लैपिंग कहो, या तो नहीं, सॉरी, एक तो लैपिंग से कर सकते हैं, एक हॉर्निंग होता है और एक रिमिंग होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों जो है हमारे सरफेस फिनिश ऑपरेशन होते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं लैपिंग किसके, एक बात मैंने आपको बता दी किसके लिए है, ओनली ड्रिलिंग के लिए है। किसके लिए? ओनली, सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग के लिए।
तो ड्रिलिंग के अंदर जो भी सरफेस फिनिश ऑपरेशन होने वाले हैं वो ये 3 ही होने वाले, लैपिंग, हॉर्निंग या रिमिंग। ठीक है, तो भाई जो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है लैपिंग इज डन आफ्टर, इसके अंदर एक ही बाय डिफॉल्ट एक ही यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है, वो है ड्रिलिंग। क्योंकि हॉबिंग यूज आता है किसके लिए, गियर के लिए, तो ये नहीं हो सकता है। मिलिंग किसके लिए जाता है, मिलिंग थ्रेड्स के लिए भी आ सकता है, गियर कटिंग के लिए भी यूज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस तरह शेपिंग भी वेरियस ऑपरेशन के लिए यूज आता है, सब एमएसटी में कवर किया है हमने। ठीक है, तो अगर आपको इन 3 के बारे में पता है तो भी बेहतर है, आप ड्रिलिंग पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आंसर इतना ड्रिलिंग हो ही जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग के बाद ही लैपिंग करते हैं होल के लिए। ठीक है, फिर टू ऑब्टेन द करेक्ट डायमीटर ऑफ द होल, 6 क्वेश्चन बोलता है टू ऑब्टेन द करेक्ट डायमीटर ऑफ द होल द ड्रिल शुड बी ग्राउंड विद द बोथ लिप सेट। ये भी मैंने आपको एमएसटी के अंदर ड्रिलिंग पढ़ाते बताया है, 59 डिग्री पे होना चाहिए। अब हमारा जो 7th क्वेश्चन आता है, 7th क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक ये न्यूमेरिकल मैंने आपको उस जगह भी करवाया है। ठीक है, इसमें उसने मैंने थ्योरी ना लिख के डायरेक्ट लिखा है कि भी उसने पूछा क्या है हमसे, उसने स्पिंडल स्पीड पूछी है, किसमें, आरपीएम के अंदर पूछी है, सॉरी यूनिट लिखना भूल गया, आरपीएम के अंदर पूछी है। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट या घूर्णन प्रति मिनट। ठीक है, उसके लिए हमें उसने व्यास दे रखा है, डायमीटर, कटिंग स्पीड, सीएस मतलब कटिंग स्पीड इसने हमें दे रखी है 30 मीटर पर मिनट। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कटिंग स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पाई dn अपॉन 1000, एक हमने स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला कर रखा है अगर डायमीटर को mm के अंदर दे रखा है तो, बट यहाँ डायमीटर तो सेंटीमीटर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो। भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं बिकॉज ऑफ 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे, 400 mm। ठीक है, अभी 400 mm आप जो है डायमीटर आपको मिल गया, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में यहाँ पे यूज करते हो। ये कटिंग स्पीड किस तरह से, मीटर पर मिनट के लिए दे रखी है, इसकी यूनिट मीटर पर मिनट है। हमें कटिंग स्पीड गिवन है, एन निकालना है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1452। ठीक है, या फिर जो भी आप 22/7 भी अगर कैलकुलेट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, कटिंग स्पीड हमें दे रखी है 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 पाई 400, एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कौन सी यूनिट में, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर, अपॉन 1000, वर्स गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन पाई इंटू 400। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 238.38, और यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो बेस्ट चॉइस होगी वो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी हमारी बेस्ट चॉइस हो जाएगी बी। ठीक है, तो अब हमने 7 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, अब आगे की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। और अब आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर, वो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कटिंग स्पीड। ठीक है, यहाँ पे जो सी एस है इसका मतलब कटिंग स्पीड है, और यहाँ पे जो सी एस है इसका मतलब है कार्बन स्टील। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेल कर देता हूं, कार्बन स्टील कहाँ, ऑप्शन बी, आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि भाई इनका क्या क्या किस किस हिसाब से नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कटिंग स्पीड। सबसे पहली बात करते हैं हम हाई स्पीड स्टील टूल या एचएसएस टूल की। तो एचएसएस टूल के बारे में जब एमएसटी में मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि एचएसएस टूल जो होता है वो सबसे पहले मिला था हमें अच्छी मशीनिंग के लिए। तो जब वो सबसे पहले मिला था तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो हाईएस्ट कटिंग स्पीड पे तो काम करने वाला है नहीं। उस टाइम तो इतने हमारे पास इन्वेंशंस नहीं थे, इतनी तेज स्पीड अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आप वीडियो देखेंगे एमएसटी का तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एचएसएस जो है वो हम हाई स्पीड के लिए, हाई कटिंग स्पीड के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एचएसएस जो है एक गलत आंसर है, एचएसएस आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन स्टील नहीं, कार्बन स्टील जस्ट अपर फॉर्म ऑफ एचएसएस। ठीक है, एक जस्ट उसका ऊपरी वर्जन है। कास्ट आयरन को हम टूल के लिए यूज करते ही नहीं है, इसको तो हम यूज करते हैं किसके लिए, लेथ बेड के लिए या फिर कास्टिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, टूल्स के लिए बहुत कम, कहीं भी यूज नहीं होता है, न के बराबर होता है, हो सकता है 1-2 जगह होता हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचता है बाय डिफॉल्ट, हमारे पास बचता है सिरेमिक। सिरेमिक जो होता है उसको हम हाईएस्ट कटिंग स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है एमएसटी के अंदर कि हम कितनी स्पीड तक यूज कर सकते हैं, लगभग 600 mm पर मिनट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ड्रिलिंग। ड्रिलिंग इज फॉलोड बाई, मतलब ड्रिलिंग कौन से ऑपरेशन के बाद ड्रिलिंग करी जाती है। ठीक है, यहां पे भी हम ऑप्शन ही देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू, गलत ऑप्शन के थ्रू राइट आंसर पे चलने की यहां पे भी वही ट्रिक करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि राइट वो क्यों है, वो आंसर राइट क्यों है, हमें पता पड़ जाए। वैसे इसका आंसर है 9 का टैपिंग। टैपिंग के बाद ड्रिलिंग होती है। ठीक है, अब हमें नहीं पता टैपिंग क्या होती है। ठीक है, अभी हम एमएसटी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए सॉल्व कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता टैपिंग क्या होती है, बट हमें ये पता है रिमिंग और बोरिंग क्या होती है। ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता, मान लिया जाए कि रिमिंग और बोरिंग क्या चीज है, पर हमें इतना पता है कि रिमिंग और बोरिंग कब की जाती है। ठीक है, तो भी हम इसके करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं, यानी कि टैपिंग पर पहुंच सकते हैं। कैसे? जैसे कि भाई जो रिमिंग होती है, मैंने आपको बताया था क्या था, एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन था, इंटरनल सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज की जाती है ना। और जो बोरिंग होती है, बोरिंग होता है इनलार्जिंग अ होल, किसी होल को बड़ा करना। ठीक है ना, यदि हम किसी होल को बड़ा करते हैं तो उसको बोरिंग कहा जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर आप क्या आप बोरिंग को ड्रिलिंग से पहले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आपके पास होल ही अवेलेबल नहीं है तो आप उस होल को इनलार्ज कैसे करोगे? इट इज इम्पॉसिबल कि जब आपके पास होल नहीं है तो आप उसको इनलार्ज कर रहे हो, तो बोरिंग तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं रिमिंग की। रिमिंग क्या बोलता है? रिमिंग का क्या काम था? रिमिंग था एक इंटरनल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, रिमर होता है। ठीक है, रिमर नाम का टूल लगाते हैं हम, उसके अंदर फ्लूट्स होती हैं, वो सब एमएसटी में हमने डिस्कस किया अच्छे से, ड्रिलिंग के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो रिमिंग क्या हो रहा है? सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो जब तक आपके पास होल नहीं है तो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन कहां से करोगे? ठीक है, तो रिमिंग भी गलत हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या आंसर होना है इसका? टैपिंग इसका आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द टर्म लोडिंग इज एसोसिएटेड विद, मतलब निम्नलिखित में से लोडिंग जो टर्म है हमारे पास, लोडिंग नाम की जो भी टर्म है, जो भी पद है, वो किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब किससे रेफर करता है? क्या आपने कभी सुना है कि ड्रिलिंग के अंदर लोडिंग हो गई? नहीं, ड्रिलिंग के अंदर लोडिंग नहीं होती है, नर्लिंग के अंदर लोडिंग नहीं होती है, थ्रेडिंग के अंदर लोडिंग नहीं होती। लोडिंग होता क्या है? लोडिंग होती है एक्चुअली ग्राइंडिंग के अंदर, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर होती है। जब ग्राइंडिंग व्हील के अंदर क्या हो जाता है? ब्लंट व्हील ग्राइंडर हो जाता है, यानी कि जो हमने एमएसटी में डिस्कस किया था, ग्राइंडिंग के अंदर क्या होता है, जब उसके जो अब्रेसिव्स होते हैं ना, वो वॉर्न आउट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को, मतलब उसके अंदर जो हमने ड्रिलिंग व्हील के अंदर हमने वहां पे डिस्कस किया अच्छे से, भाई हमारा ड्रिलिंग व्हील होता है, इस ड्रिलिंग व्हील के अंदर जो हमारे छोटे छोटे अब्रेसिव्स होते हैं, यहाँ पे कण होते हैं छोटे छोटे टूल्स के, जो सरफेस, अच्छा इतना तो हमें पता ही होगा कि ग्राइंडिंग जो है क्या है? ग्राइंडिंग एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग के अंदर जो भाई हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में हम टूल को बिखेर के रैंडमली ओरिएंटेड करके रखते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं भाई? जैसे जैसे हम ग्राइंडिंग करते जाते हैं, सरफेस फिनिशिंग करते जाते हैं, तो इनका काम होता है कि ये घिस घिस के अपने आप बाहर आते रहे, बॉर्न आउट होते रहे। ठीक है, तो ये सेल्फ शार्पनिंग बिहेवियर होता है ग्राइंडिंग व्हील का। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम अरेंजमेंट को थोड़ा अलग कर देते हैं, जैसे सॉफ्ट से सॉफ्ट ले लिया, सॉफ्ट वर्कपीस था, सॉफ्ट ही हमने ग्राइंडिंग व्हील ले लिया, ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हम लोगों ने ग्राइंडिंग के अंदर, मशीनिस्ट शॉप थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे अपन, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो जब ये अब्रेसिव्स बाहर नहीं आ पाते हैं तो इस टर्म को नाम दिया गया है लोडिंग। तो भाई ये कहां पे होने वाली है? ओनली ग्राइंडिंग के अंदर होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोलता है कि टू ऑब्टेन बेटर ग्रिपिंग सरफेस द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड। भाई देखो, हम लोगों ने देखा होगा कई बार हमें बेटर ग्रिपिंग जब सरफेस चाहिए होता है ना। मान लीजिए हम कभी स्क्रू ड्राइवर होता है हमारे पास, जो स्क्रू ड्राइवर है उसके पीछे जो हैंडल होता है ना, अगर हम उसको, जो नॉन कंडक्टर होता है उसको अगर हम हटा दें तो हम देखते हैं हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर आपने कई जगह देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्यों दिया होता है? ये दिया जाता है बेटर ग्रिपिंग के लिए, है ना। जब हम जिम में जाते हैं, जिम में अगर हम डंबल उठाएंगे, भाई हमारे पास डंबल है, हम मान लिया जाए एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल से, ठीक है, तो भी हम देखते हैं कि भाई जहां से पकड़ने वाली जगह है डंबल को, वहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होते हैं? ये होते हैं बेटर सरफेस, बेटर ग्रिपिंग के लिए, बेटर हैंड ग्रिपिंग के लिए। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नर्लिंग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने और कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है हार्डनिंग इज फॉलोड बाय, मतलब अगर कहीं पे ये जैसे ये सवाल आ रहा है हार्डनिंग इज फॉलोड बाय, इसका मतलब है हार्डनिंग किस प्रोसेस के बाद की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है टेम्परिंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है एन्यूलिंग और चौथा है नॉट, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जनरली वैसे हमने मटेरियल साइंस यानी धातु विज्ञान के अंदर बात करी है कि हार्डनिंग जब भी हम करते हैं तो वो हमेशा एन्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो एन्यूलिंग के बाद ही करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एन्यूलिंग। एन्यूलिंग के बाद हम क्या करते हैं? अपनी हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम HCS। HCS का मतलब है हाई कार्बन स्टील। HCS यानी है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील में कितना कार्बन होता है? जो कंटेंट्स पूछ रहा है ये कार्बन की मात्रा पूछ रहा है। हाई कार्बन स्टील के अंदर कार्बन का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है या कार्बन की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो अब पहले ऑप्शन की बात करते हैं 0.3 to 0.05। नहीं, ये लो कार्बन स्टील के लिए मात्रा है। ठीक है, सॉरी मीडियम लो कार्बन स्टील के लिए मात्रा है। सी जो है ये मीडियम कार्बन स्टील की मात्रा है 0.15 to 0.3। ठीक है, इसका आंसर जो है वो एक्चुअली बी भी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई कार्बन स्टील के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6 से 0.95% कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है हाई कार्बन स्टील के अंदर। पर यहां पर हमें और इसके आसपास और कोई क्वेश्चन और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो ऑप्शन होगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है इसका बी ऑप्शन, यानी 0.6 to 1.5% के मध्य में। ठीक है, अगर 0.6 to 0.95 एक ऑप्शन होता तो डेफिनेटली हम इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, बट हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर किसी और बुक से रेफर किया हो या थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमको द टर्म मॉड्यूल इज रिलेटेड विद। मॉड्यूल नाम की जो टर्म है वो निम्नलिखित में से किस डिवाइस के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि पुली का मॉड्यूल इतना है? नहीं, पुली के साथ मॉड्यूल रिलेट नहीं होता है, ना ही किसी कपलिंग के साथ होता है। मॉड्यूल होता है गियर में, गियर के साथ। जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन देखा है, थ्योरी ऑफ मशीन की वीडियो में हम देखेंगे जो अगर दो गियर आपस में मैश करते हैं तो उनका मॉड्यूल जो है वो सेम रहना चाहिए। मतलब एक कंडीशन होती है, अगर दो गियर हैं वो मैश करने हैं आपस में, तो उनका जो मॉड्यूल है गियर 1 का वो गियर 2 के हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी उनको हम मैशिंग गियर या मैटिंग गियर कहेंगे। ठीक है ना, तो जो मॉड्यूल नाम की जो टर्म यहाँ पे है वो कहाँ पे यूज हो रही है? गियर के लिए यूज हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें पूछता है मैंड्रेल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द हॉलो जॉब, सॉलिड जॉब, स्टेप जॉब, नॉट। अच्छा, मैंड्रेल क्या होता है? मैंड्रेल कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप की एक संरचना होती है या एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जो यूज आता है किसी भी होलो जॉब को होल्ड करने के लिए। भाई सॉलिड जॉब है, आप उस सॉलिड जॉब के अंदर, जैसे मार्कर है ये एक सॉलिड जॉब है। ठीक है, मान लिया जाए अभी, वैसे ये होलो है, अगर मैं अंदर से आपको खोल के बताऊं तो ये होलो है। तो इस सॉलिड जॉब को अगर आपको होल्ड करना है तो क्या आप मैंड्रेल से करोगे? नहीं, क्योंकि मैंड्रेल तो खुद सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, यानी कि अगर हमें सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को होल्ड करना है जो कि होलो, मतलब एक पेन के अंदर एक रिफिल, कोई भी पेन है हमारे पास उसके अंदर रिफिल आती है, वो एक तरह से मैंड्रेल होती है। ठीक है ना, तो मैंड्रेल कहाँ पे यूज हो रहा है? मैंड्रेल यूज हो रहा है होलो जॉब को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो सॉलिड और स्टेप्ड जॉब इसका आंसर नहीं हो सकता, ना ही नन ऑफ दिस हो सकता। तो हमने देखा इसका आंसर है। इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने 15 क्वेश्चंस पूरे किए हैं ग्रुप सी के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, फिटर और मैकेनिकल ट्रेड के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल एंगल इंप्रूव सरफेस फिनिश। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा टूल एंगल जो है वो सरफेस फिनिश को बढ़ाता है। ठीक है, 3 एंगल दे रखे हैं, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल और नोज एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है अंडरस्टूड है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बिकॉज रेक, चलो ठीक है लिख देते हैं, ये है हमारा रेक, ये एंगल का साइन है रेक एंगल,
क्लियरेंस एंगल, नोज एंगल एंड नन ऑफ दीज। पहली बात, नोज एंगल नहीं होता है कोई भी, ठीक है। अगर नोज एंगल की जगह नोज रेडियस दिया होता और यहाँ पे टूल एंगल की जगह टूल पैरामीटर दिया हुआ होता तो डेफिनेटली 101% इसका आंसर सी होना चाहिए था, अगर ये नोज रेडियस होता तो। बट इट इज नोज एंगल, और नोज एंगल तो नहीं है कोई, ठीक है। तो सी इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज नोज एंगल हमने नहीं पढ़ा और ना ही नोज एंगल कुछ अभी तक डिफाइंड है अभी, ठीक है। बात करते हैं क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल की। तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है? क्लियरेंस एंगल जो है वो डायरेक्ट, मैंने आपको एमएसटी में बताया है, एमएसटी के वीडियोस में, टूल नोमेनक्लेचर में, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल, नोज रेडियस, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है मशीनिस्ट शॉप थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा टूल होता है और हमारा मशीन सरफेस होता है, टूल और मशीन सरफेस, इन दोनों के बीच में जो रबिंग है, यानी जो इन दोनों के बीच में घर्षण होने वाला है या जो घिसेंगे ये आपस में, उसको अवॉइड करने के लिए हम जो एंगल प्रोवाइड करते हैं उसको क्लियरेंस एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से क्लियरेंस एंगल इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। वो क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है भाई टूल की और मशीन सरफेस की आपस में रबिंग होने से रोक रहा है, ठीक है। तो सरफेस फिनिश तो इंप्रूव कर रहा है, मतलब सरफेस फिनिश वो एक्चुअली में खुद इंप्रूव नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली सिर्फ रबिंग को रोक कर इंप्रूव कर रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये टर्म कहूं कि क्लियरेंस एंगल जो है सरफेस फिनिश को मेंटेन करता है तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अगर यहां पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग टूल एंगल मेंटेन सरफेस फिनिश, या इनमें से किस टूल एंगल की वजह से सरफेस फिनिश मेंटेन रह जाती है, तब तो मेरा आंसर डेफिनेटली क्लियरेंस एंगल होने वाला था। बट यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है कि भाई किस टूल एंगल की वजह से सरफेस फिनिश इंप्रूव होती है, तो क्लियरेंस एंगल नहीं होने वाला, बाय डिफॉल्ट एक ही बचता है, वो होता है हमारा रेक एंगल। रेक एंगल क्या होता है? मैंने आपको बताया है भाई, जो हमारा नॉर्मल होता है टूल और रेक फेस के मध्य का जो एंगल होता है उसको कहा जाता है रेक एंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन है। वो कहता है सिग्नेचर ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कंप्राइजेज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कितने एलिमेंट से मिलके हम किसी भी कटिंग टूल पॉइंट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सिग्नेचर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है एमएसटी के अंदर कि भाई जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो 7 होते हैं, जिसमें से 6 एंगल होते हैं। क्या होते हैं? 6 एंगल प्लस 1 रेडियस, और वो रेडियस कौन सी होती है? वो होती है नोज रेडियस, और मतलब रेडियस 6 एंगल और 1 नोज रेडियस मिलके 7 पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन एंड मिल, एंड मिल के अंदर जो कटर है, कटिंग टीथ है, इसको कटर बोल दो। कई बार अगर सवाल आ जाए कटिंग टीथ तो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही बात है, कटिंग टीथ हो या कटर हो। इन एंड मिल कटर्स या कटिंग टीथ कहां पे प्रेजेंट होते हैं? उसके फेस पे, पेरीफेरी पे, दोनों पे, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो भाई हमने देखा था एमएसटी के अंदर जब मिलिंग पड़ी थी तो हमने एंड मिल और पेरिफेरल मिल भी देखा था, ठीक है। दोनों के अंदर के हमने अंतर भी देखे थे। तो वहां पे हमने देखा था एंड मिल के अंदर जो है एट द एंड फेस पे कटर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एट द फेस, तो इट विल बी राइट आंसर। पेरीफेरी होता तो वो पेरिफेरल मिल हो जाता, और दोनों पे होता तो वो एक अलग चीज, वो हमने पूरा एमएसटी के अंदर डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है एनलार्जिंग ए प्रीवियसली ड्रिल्ड होल। अभी बताया हमने कि भाई किसी भी पहले से उपस्थित होल को बड़े करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बोरिंग कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? रिमिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस नहीं है, ब्रोचिंग नहीं है। ब्रोचिंग क्या होता है? ब्रोचिंग, हम अगर टेपर के रूप में हमें किसी होल को एनलार्ज करना है तब उसको मैं कहूंगा ब्रोचिंग। बट मुझे अगर किसी होल को कंटिन्यूसली एक डायमीटर के अंदर एनलार्ज करना है तो मैं उसको कहूंगा बोरिंग। और रिमिंग क्या है? रिमिंग सरफेस फिनिश ऑपरेशन है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जॉब सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, स्टडी रेस्ट, मेंटल, चक, फेस प्लेट, ये सारे जॉब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जॉब सपोर्टिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा डिवाइस, कौन सी युक्ति जॉब को सपोर्ट करने के लिए काम में आती है? डिवाइस, डिवाइस क्या है? एक्सटर्नल टू द मशीन,
मशीन के कंपोनेंट के अलावा एक्सटर्नल में। भाई स्टेडी रेस्ट का क्या काम होता है? अगर हमारे पास लेथ मशीन पे फिटर में हमने पढ़ाया है कि भाई लॉन्ग जॉब है, लॉन्ग रॉड है हमारे पास, अगर हम उसमें बैंड आ जाएगा भाई, ट्विस्ट भी आ सकता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक स्टेडी रेस्ट लगाते हैं, ठीक है। बट वो स्टेडी रेस्ट जो होता है वो मशीन का ही कंपोनेंट होता है। चक एक मशीन का कंपोनेंट होता है, 3 जो है 4 जो है, ठीक है। फेस प्लेट ये भी मशीन का कंपोनेंट है, लेथ मशीन का या किसी भी मशीन का। तो यहां पे एक ही एक्सटर्नल टू द मशीन कंपोनेंट बचा, उसका नाम क्या है? मैंडल। मैंडल कहां यूज होता है? होलो डिवाइस को अंदर से सपोर्ट करने के लिए। इट इज नॉट एन मशीन एलिमेंट, ये कोई मशीन एलिमेंट नहीं है, बट एक्सटर्नल टू द मशीन, मशीन के अलावा कोई और एलिमेंट है, कोई एक डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसी के साथ हमने यहाँ पे अभी देखे हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ग्रुप सी में फिटर ट्रेड और मैकेनिकल ट्रेड में किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किन किन तरीकों से उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।